हेलो एवरीवन। मैं हूं उत्कर्ष गुप्ता और ये मेरा चैनल है। इस पे मैं हिंदी में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वीडियोस बनाता हूं। तो आज मैं किक स्टार्ट राउंड एफ का एडिटोरियल बनाने जा रहा हूं हिंदी में। तो मैं इसकी सारी प्रॉब्लम्स का एडिटोरियल बनाऊंगा और ये वाला राउंड पिछले जो 2-3 राउंड से थोड़ा सा कठिन लगा मुझे आज। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास n लोग हैं और वो एक क्यू में खड़े हैं 1 to n नंबर और उनको AI मनी विड्रॉ करना है और एक्स से ज़्यादा मनी एक बार में नहीं निकाल सकते हैं। तो उनको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर AI अगर एक्स से ज़्यादा है तो वो एक बार निकाल के वापस क्यू के एंड में चले जाएंगे और क्यू के एंड में जाने के बाद वो क्या करेंगे कि मतलब जितना बचे रिमेनिंग अमाउंट है उसको दोबारा निकालेंगे। तो हमें ये चीज़ मतलब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि जो जब जब वो पूरा अमाउंट निकाल चुके होंगे तब वो चले जाएंगे क्यू से। तो हमें वो ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में वो लोग जाएंगे क्यू से बाहर। तो यहाँ पे ये तो ऑब्वियस है कि जिनको बहुत ज़्यादा पैसा निकालना होगा उनको कई बार मतलब उनको कई बार क्यू में घुसना पड़ेगा। तो जिनको ज़्यादा बार क्यू में घुसना पड़ेगा वो तो बाद में निकलेंगे कंपेयर टू जिनको कम बार घुसना पड़ेगा। तो ये तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर दो लोग हैं जिनको मतलब दोनों को 3-3 बार क्यू में जाना है तो उनमें से पहले कौन निकलेगा वो इस पर डिपेंड करता है कि पहले कौन था क्यू में। तो बस यही दो पैरामीटर्स हमें देखने थे। तो यही मैंने किया था अपने कोड में भी कि एक सेट बना लिया और सेट ऑफ पेयर और इसमें रख लिया कि कितनी बार उसको क्यू में आना पड़ेगा, कॉमा वो किस नंबर पे खड़ा है और ये सेट इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा और फिर बस वही ऑर्डर प्रिंट कर दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये तो इजी था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें हमारे पास रोबोट्स हैं, उनको किकियम कोई एलिमेंट है वो चाहिए नियर बाई एस्टेरॉइड से। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक रोबोट के यूनिट्स ऑफ टाइम तक ही कर सकता है हार्वेस्टेशन, उसके बाद उसको वापस रखना पड़ेगा। और हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स दिए हैं कि इनमें हार्वेस्टेशन करना कंपलसरी है। तो के दिया हुआ है और इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि मिनिमम कितने रोबोट्स हमें डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो ये तो मतलब ग्रिडी ही है कि जब भी कोई इंटरवल स्टार्ट होगा उसी टाइम हमें भेजना होगा रोबोट को और वो जितना टाइम हार्वेस्ट कर पाएगा उसको इंटरवल्स में से हटा देंगे और फिर जो इंटरवल बचेगा फिर दोबारा वही काम करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से टीएलई आ सकता है कि अगर के छोटा हुआ और ये जो इंटरवल्स है इनकी विड्थ अगर बहुत ज़्यादा हुई तो इससे टीएलई आ जाएगा। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि टीएलई ना आए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक बार में एटलीस्ट इतनी मूव्स तो कर ही लें कि जो एटलीस्ट एक इंटरवल है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए मैंने ऐसा कुछ किया था। एक सेकेंड। तो मैंने ऐसा कुछ किया था कि मैंने ये पहले कैलकुलेट कर लिया था कि कितनी बार मतलब एटलीस्ट कितनी बार हमें रोबोट डिप्लॉय करना पड़ेगा इस करेंट इंटरवल को ही कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट। तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि जब जब भी हम कोई इंटरवल कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा बच जाए एक्स्ट्रा रोबोट का हार्वेस्टेशन टाइम जो कि उस इंटरवल के बाहर हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट इंटरवल से कंपेयर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट इंटरवल जो है वो उसको भी कवर कर रहा है ये रोबोट तो हम वो उसको भी हटाते रह सकते हैं। तो इस तरह एक मतलब नेस्टेड लूप बना दिया कि जो अंदर वाले हैं उनमें भी हम ये करते रहेंगे कि जब तक हमारे जो करंट रोबोट का जो एंड ऑफ हार्वेस्टेशन टाइम है वो किसी गिवन इंटरवल के स्टार्टिंग से स्मॉलर इक्वल मतलब ग्रेटर इक्वल है अगर, तो ऑब्वियसली उस इंटरवल का भी थोड़ा पार्ट हम कर सकते हैं हार्वेस्ट। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे इधर था कि हमारे पास 8-9 और 10-11 दोनों थे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब हम 8 से स्टार्ट करेंगे तो 8 और 9 तो हो ही जाएगा, उसके बाद ये 10 और 11 भी हो जाएंगे क्योंकि मतलब जो इंटरवल होगा वो पूरा 8 से 13 तक होगा, तो 8 से 13 के अंदर ही आ रहा है 10 और 11।
तो बेसिकली यही किया कि जब तक हटाते रह सकते हैं तब तक हटा देंगे, और जब नहीं हटा सकते हैं तो ब्रेक कर देंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम भी इजी था। अब थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, और ये मतलब अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया लेवल, मतलब उसके कंपैरिजन में काफ़ी मुश्किल था। हालांकि इसका सोल्यूशन भी काफ़ी इजी है, बट जो प्रूफ ऑफ सोल्यूशन है कि मतलब जो एसिम्टोमेटिक्स हैं कि कैसे ये प्रूव होगा कि मतलब ये सोल्यूशन मेरा टीएलई नहीं देगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का म्यूजियम है, और उसको इस तरह डिवाइड किया गया है, और ये जो साइड की जो लेंथ है मतलब ये एस है, तो एस हमें इनपुट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एस इक्वल टू 3 है। तो इस तरह का एक ट्रायंगल होगा, और फिर हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, अल्मा और बर्थे। तो क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पे अल्मा होगी, किसी एक पॉइंट पे बर्थे होगा, और फिर ये लोग क्या करेंगे कि मतलब हर मूव में अपने किसी एडजेसेंट रूम में जाकर उसको पेंट कर सकते हैं, और दोनों ये देखना चाहते हैं कि किसने ज़्यादा रूम्स पेंट किए। तो बेसिकली जो गेम का स्कोर है वो ये है कि अल्मा ने कितने पेंट किए माइनस बर्थे ने कितने पेंट किए। तो उसमें ये है कि जो अल्मा है ऑब्वियसली स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और बर्थे मिनिमाइज करना चाहते हैं, मतलब कि दोनों चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स को पेंट करें। तो ये ऑब्वियसली गेम थ्योरी का क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने मेरी एडकोडेड डीपी सीरीज देखी है तो उनको याद होगा कि ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम एल में था आई गेस, मिनी मैक्स एल्गोरिथम जिसमें यूज़ करना था। तो ये मिनी मैक्स का ही है, जिन लोगों ने आई थिंक टिक टैक टो कभी बनाया हो कोड के थ्रू उनको भी ये पता होगा। इसमें होता क्या है कि मतलब रिकर्जन टाइप का करते हैं, और गेम स्टेट होती है, तो उसमें टर्न होती है कि फर्स्ट प्लेयर की टर्न है कि सेकंड प्लेयर की, और डिपेंडिंग अपॉन किस प्लेयर की टर्न है गेम के टोटल स्कोर को एक प्लेयर मैक्सिमाइज करता है और एक मिनिमाइज करता है, और अपने सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ऑप्शंस हैं कि हम जिस रूम में हैं उससे एडजेसेंट वाले सारे रूम्स में से किसी एक में जा सकते हैं। तो क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 ही साइड्स होते हैं, तो एक रूम से एडजेसेंट 3 से ज़्यादा रूम नहीं हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक रूम से एडजेसेंट 3 से ज़्यादा रूम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी मतलब पहले रूम को छोड़ के किसी भी रूम में अगर हम घुसेंगे, तो किसी मतलब एक एडजेसेंट साइड से तो घुसे ही होंगे, तो केवल 2 ही एडजेसेंट साइड बचे। तो अगर हम किसी आर्बिट्ररी रूम में हैं, जो कि पहला रूम नहीं है, कोई भी बीच का रूम है, मतलब एक आर्बिट्ररी स्टेप पे, तो अगर हम किसी आर्बिट्ररी रूम में हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कि या तो मतलब मैक्सिमम 2 ही ऑप्शन है कि जो 2 एडजेसेंट साइड है उनमें एडजेसेंट साइड से उनमें से हम किसी एक में जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि केवल 2 ही एडजेसेंट होंगे मोस्ट ऑफ द रूम्स से। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कॉन्स्टेंट्स है काफ़ी छोटे दिए हुए हैं, मतलब S6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर S6 होगा तो रूम्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये होंगे सम ऑफ फर्स्ट ऑड 6 एलिमेंट्स। तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड 6 एलिमेंट्स होगा 6 स्क्वायर, मतलब कि अगर ये पूरा 6 का होता तो इसमें 36 होते हैं हमारे पास, मतलब टोटल 36 रूम्स होते हैं, और उनमें से मतलब कुछ कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, तो वैसे उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, बस मतलब थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बस बदलेगी, अगर ये ना भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ऐसा है कि हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है, और कुछ रूम्स ब्लॉक्ड हैं, और जिनको एक बार विजिट कर लिए वो भी ब्लॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि मतलब किसी ने भी एक बार विजिट कर लिया तो वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे, पेंटेड रूम में दोबारा नहीं जा सकते। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें मिनीमैक्स लगाना है। तो मिनीमैक्स से क्या होगा कि मतलब हम रिकर्जन करेंगे, तो रिकर्जन से एक रिकर्जन ट्री टाइप का बनेगा। तो तो ये ऐसा कुछ होगा कि जैसे हम एक पॉइंट पे हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो हम एक एडजेसेंट साइड को फॉलो करें, या तो हम दूसरी एडजेसेंट साइड को फॉलो करें। उसके बाद क्या होगा कि हम जहाँ भी जाएंगे तो दूसरे प्लेयर के पास भी 2 ऑप्शन होंगे। तो इस तरह मेनली हो क्या रहा है कि जिस भी रूम में हम मतलब हम जिस भी स्टेट में हैं,
उस स्टेट से आउटगोइंग सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल स्टेट, वहां से आउटगोइंग 3 है, तो उनसे आउटगोइंग 2 ही है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो हमारे पास टोटल 36 रूम्स हैं और हर रूम से हर रूम में जब भी मतलब हर गेम स्टेट में जब भी पहुंचेंगे तो हमारे पास वहां से आउटगोइंग 2 ही ऑप्शंस होंगे। तो 2 ऑप्शंस होंगे हमारे पास मैक्सिमम, एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग वाले, और 2 ही ऑप्शन होंगे। और क्योंकि 36 रूम्स हैं तो टोटल टर्न 36 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा रिकर्जन ट्री जो बनेगा उसका टोटल साइज 2 टू पावर 36 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 2 टू पावर 36 हमारा अपर बाउंड हो गया यहाँ पे। बट अगर देखा जाए तो 2 टू पावर 36 एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है, इतने में तो टीएलई हो ही जाएगा। बट अब हम नोटिस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि एक्चुअली एज पे जो रूम्स हैं उनके एडजेसेंट 3 नहीं, उनके एडजेसेंट केवल 2 ही रूम्स हैं। जैसे कि ये रूम एज पे है तो इसके एडजेसेंट केवल यही 2 रूम्स है ना। तो क्योंकि एज वालों के एडजेसेंट केवल 2 ही हैं तो एक से घुसेंगे एक से निकलेंगे, तो एज वालों से हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, और जो नॉन एज वाले हैं खाली उन्हीं से हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो एज वाले कितने हो जाएंगे? अगर s इक्वल टू 6 है तो एज पे टोटल हर एज पे 6 हैं, लेकिन हमने जो वर्टेक्स वाले उनको बार बार जोड़ लिया, तो वर्टेक्स वाले हम माइनस करेंगे 3 जो हमने 2 बार जोड़ लिए हैं तो वो 3 हम माइनस करेंगे, तो टोटल मतलब 15 ऐसे रूम्स आ जाएंगे। आप लोग एक बार गिन के भी देख लीजिएगा, अगर s इक्वल टू 6 है तो 15 ऐसे रूम्स होंगे जो एज पे ही होंगे। तो एक्चुअली जो रिकर्जन ट्री की डेप्थ होगी वो तो 36 होगी, बट कई पॉइंट पे हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन होगा। तो अपर बाउंड एक्चुअली 2 टू पावर 36 नहीं है, वो 2 टू पावर 36 माइनस 15 है, मतलब कि 2 टू पावर 21। बट मैंने अभी ये नहीं कंसिडर किया कि जो शुरू के कुछ हैं वो जो शुरू वाले कुछ हैं वो एक्चुअली वहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो उसके लिए मैं 9 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि पहले प्लेयर के पास भी शुरू में 3 ऑप्शन है, दूसरे प्लेयर के पास भी शुरू में 3 ऑप्शन है। तो ये वैल्यू अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये वैल्यू लगभग 10 टू पावर 7 होगी। तो इसलिए ये हमारा मेथड काम कर जाएगा, हमें कुछ भी मेमोराइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम कर जाएगा। और इसमें हम सिंपली बैक ट्रैक कर सकते हैं मिनीमैक्स करते हुए। तो अब मैं अपना कोड थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि पहले तो ये चेक करना है कि जो सेल है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए मैंने ऐसे वैलिड बना रखा है, एक विजिटेड की एरे ले रखी है। फिर मैंने ये मेन बैक ट्रैकिंग वाला फंक्शन लिया है, इसमें मेरे पास है कि किसकी टर्न है, फर्स्ट प्लेयर कहाँ पर है और सेकेंड प्लेयर कहाँ पर है, और कौन कौन अब दोबारा मूव नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें मेरे पास हैं स्टोर्ड। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है बस। तो लेकिन मैंने किया बस यही है कि जो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन दोनों में मैं गया। जैसे कि अगर मैं इस रूम में हूँ तो मैं इन दोनों में जाकर देखूंगा, और जब मैं इसमें जाऊंगा तो मैं इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा, और विजिटेड वाले में ऑब्वियसली दोबारा नहीं आ सकते हैं। फिर मैं क्या करूँगा कि इससे मैं आंसर देखूंगा, और जब मैं एक रूम से दूसरे रूम पे जाऊंगा तो मैं टर्न को चेंज कर दूंगा। जैसे अभी फर्स्ट प्लेयर की टर्न है तो यहाँ पे जाने पे सेकंड प्लेयर की टर्न हो जाएगी। फिर जब इस रिकर्जन ट्री से बाहर आऊंगा तो वापस इसको अनविजिटेड मार्क कर दूंगा। तो नॉर्मल बैक ट्रैकिंग जो होती है इसी तरह काम करती है। तो जिसको भी मतलब जैसे मतलब कोई भी बैक ट्रैकिंग में जैसे किया जाता है वही किया, और मिनीमैक्स एल्गोरिथम यूज़ किया बैक ट्रैकिंग के साथ। अब मैं फाइनली लास्ट प्रॉब्लम की बात करता हूँ। लास्ट प्रॉब्लम है याजी। ओके, सो ये मुझे एक्चुअली सोचने में थोड़ा टाइम लग गया था। इनफैक्ट कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद मेरी इम्प्लीमेंटेशन पूरी हो पाई थी, बट कोई नहीं, एडिटोरियल तो बना ही सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि कोमल के पास n डाइस हैं और हर डाइस पे 1 to m लिखा हुआ है, और फिर
जब भी हम कोई डाई को थ्रो करेंगे तो क्या होगा कि उसके इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि 1 से m तक कोई वैल्यू आ जाए, तो किसी भी डाइस में होता है। फिर उसने सारे डाइस को एक रो में रखा, सबको थ्रो किया, तो अब वो जब चाहे तो तब रीरोल भी कर सकता है। मतलब जो नंबर उसके पास आया, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ मुझे यही नंबर चाहिए, या तो वो रीरोल कर सकता है कि मुझे कोई दूसरा नंबर चाहिए। अब जब वो सारे डाइस के थ्रू चला जाएगा तो गेम फिनिश हो जाएगा। फिर उसको देखना है कि वो जीता कि नहीं जीता। तो वो डाइस को ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर रिजल्ट थे 2-2-3 2-2-3, तो वो क्या करेगा कि उसको 2 ग्रुप्स में बना देगा कि 3-3 और 2-2-2, मतलब कि इक्वल नंबर्स वाले ग्रुप्स बना देगा। उसके बाद वो ग्रुप्स के साइज के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करेगा, और फिर उसके पास ऑलरेडी एक एरे है AI, मतलब एक एरे है A। तो अगर ये जो साइजेस हैं अगर वो कोइंसाइड कर जाए एरे A के साथ तो वो जीत गया, वरना वो मतलब नहीं जीता। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है कि वो जीत जाए इन अ वे कि वो केवल रैंडमली नहीं खेल रहा है कि कभी भी रिरोल कर देगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहा है, ऑप्टिमली खेल रहा है इनफैक्ट, कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको वो हमेशा मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमें इनपुट में N, M और K दिया हुआ है। K है कि कितने ग्रुप्स हैं, और एक एरे दी हुई है लेंथ K की, कि मतलब हमें इस साइज के ग्रुप चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि क्योंकि हमें सिर्फ ग्रुप्स के साइजेस से मतलब है, इसलिए डाइस में क्या पर्टिकुलर नंबर आ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जो आउटकम है, जैसे मैं इसी एग्जांपल को ले ले रहा हूँ कि 2-2-3 2-2-3 आया, तो जो 2-2-3 2-2-3 है, तो ये जो 2-2-3 2-2-3 जो ट्यूपल है, ये और 1-1-2 ये ट्यूपल और वो ट्यूपल बिल्कुल सेम होगा। क्यों सेम होगा? इसलिए सेम होगा क्योंकि ग्रुप्स तो दोनों से सेम बनेंगे, ग्रुप्स के साइजेस दोनों से ही आएंगे 2,4, तो इसलिए ये दोनों सेम है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर जो क्या इन नंबर्स के ऑर्डर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर मेरे पास 2-2-1-1-1-1 आया होता तो ये सारे भी एकदम इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनसे भी जो ग्रुप्स हैं उनका साइज सेम बनेगा। और ये सिर्फ केवल फाइनल रिजल्ट पे नहीं डिपेंड करता है, ये किसी भी आर्बिट्री गेम स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि लाइक अभी 10-15 मूव्स बचे भी हैं, तो इस टाइम भी इस पे नहीं फर्क पड़ेगा कि हमें बस किस ऑर्डर में किया, कौन कौन से नंबर्स आए, बस इतना फर्क पड़ेगा कि ग्रुप्स के साइजेस क्या है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एक हमें बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है सिर्फ कि हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ साइज S डू वी हैव, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, हमारे कोई भी गेम स्टेट पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगी। और अगर कुछ लोगों को याद आ रहा हो, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, तो एड कोडेड डीपी कॉन्टेस्ट में जो प्रॉब्लम ये था सुशी, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ ऐसा ही किया था, बस वहाँ पे साइजेस भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थे, सिर्फ 0-1-2-3 हो सकते थे, यहाँ पे साइजेस एक्चुअली M तक हो सकते हैं और M50 तक हो सकता है। बट एनीवे, तो जो ग्रुप्स ऑफ साइज S हैं केवल इस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं एक वेक्टर ले सकता हूँ G, एक वेक्टर G ले सकता हूँ such that GS equal to number of groups of size S। तो अब सिर्फ हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स से ही फर्क पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि हमारे पास डाइस में जो एग्जैक्ट नंबर आएगा, अब तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/m होगी वैसे तो, बट हमें उससे मतलब नहीं है अब, क्योंकि
अगर एक ग्रुप साइज के किसी भी कोई भी नंबर अगर आ गया तो हमारे लिए वो तो सेम ही है ना। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है 1 2 2 3 3 और 4 और 9, अगर मेरी ये करंट स्टेट है अभी, मतलब ये नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं, तो देखा जाए तो 1 4 और 9 ये सारे इक्विवेलेंट हैं और 2 और 3 भी इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला हमें सिर्फ ग्रुप साइज से मतलब है। तो 2 और 3 का ग्रुप साइज सेम है, 1 4 9 का भी ग्रुप साइज सेम है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/m है। हम ये कहेंगे कि जो साइज s वाला ग्रुप है, डाइस पे वो आने की प्रोबेबिलिटी है g ऑफ s बाई n। तो ये प्रोबेबिलिटी है। और जहां पे g ऑफ s है कि हमारे पास s साइज के कितने ग्रुप्स हैं, कि मतलब 2 या 3 आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे 1 4 या 9 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी 3/m। ओके, तो इस पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट पे, वो है रीरोल्स। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी उसमें रीरोल कब करेगा पॉमेल और कब नहीं करेगा। तो अगर इसको थोड़ा एग्जामिन करें, एक्चुअली मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया था, आधे घंटे ज़्यादा लग गया था इसको एग्जामिन करने में। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि रीरोल सिर्फ तभी करेंगे, रीरोल ओनली व्हेन इट्स कंपल्सरी। कहने का मतलब अगर बिना रीरोल किए भी जितना पॉसिबल है तो हम रीरोल नहीं करेंगे। अच्छा, और कंपल्सरी का पहली बात क्या मतलब है, पहले ये देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमें ग्रुप्स जो हैं वो चाहिए साइज ऑफ 2,2। अब मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रुप, मतलब ये मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे इस साइज के ग्रुप्स चाहिए। एक ग्रुप साइज 2 का चाहिए, मतलब 2 ग्रुप चाहिए, दोनों साइज 2 के चाहिए। और करेंटली मेरे पास है एक ग्रुप ऑफ साइज 1, एक ग्रुप ऑफ साइज 2। तो जो साइज 2 वाला ग्रुप है उसमें हम कभी भी मतलब अगर हमारा जो डाइस हमने रोल किया उस पर जो नंबर आया वो अगर किसी साइज 2 ग्रुप को करस्पॉन्ड कर रहा है तो क्या होगा कि साइज 2 ग्रुप खत्म होकर साइज 3 ग्रुप बन जाएगा। तो ऑब्वियसली अब अगर हमने मतलब एक ग्रुप रिक्वायर्ड से ज़्यादा साइज का बना लिया तो हम उसको साइज को कम तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर रीरोल करना कंपलसरी होगा, तो हमें यहाँ पर रीरोल करना ही पड़ेगा। तो हमें सिर्फ जब कंपलसरी है केवल तभी रीरोल करना है, अगर कंपलसरी नहीं है तो रीरोल नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आगे एक विनिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं क्यों एक मूव वेस्ट करूं, क्योंकि मूव वेस्ट करके भी तो एक विनिंग कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा ना। तो इसलिए हम सिर्फ तब रीरोल करेंगे अगर करंट नंबर आने से इम्पॉसिबल हो जाए हमारा जीतना। तो कब कब इम्पॉसिबल हो जाएगा जीतना, इसको हम खुद से काउंट कर सकते हैं कि मतलब हम मतलब ये इजीली देख सकते हैं कि अगर इस ग्रुप का इस साइज का अगर एक और ग्रुप बन गया तो वो रूल को वायलेट कर देगा। मतलब कि अगर जो रिक्वायर्ड ग्रुप्स ऑफ साइज s और ग्रेटर are are equal to currently available, अगर जो रिक्वायर्ड ग्रुप्स ऑफ साइज s और ग्रेटर अगर ये इक्वल टू करेंटली अवेलेबल ग्रुप्स ऑफ साइज s और ग्रेटर है तो हम साइज s का एक और ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्योंकि फालतू में मतलब फिर हम कम तो कर नहीं पाएंगे साइज, तो फिर ऐसे में हम रीरोल करेंगे।
तो इस कंडीशन में हम रीरोल करेंगे और किसी भी कंडीशन में हम रीरोल नहीं करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम इस कंडीशन में रीरोल करेंगे तो हमें टोटल कितनी बार रीरोल करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए पहले तो काउंट करना पड़ेगा कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो डाइस पे आ सकते हैं कि अगर वो आए तो रीरोल करना पड़ेगा। तो उसको मैं काउंट करके काउंट में स्टोर कर लिया मान लीजिए कि ये इतने ऐसे नंबर्स हैं कि अगर ये आ गए तो मुझे रीरोल करना पड़ेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितनी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रीरोल्स चाहिए होंगे कि इनमें से कोई भी ना आए और कुछ भी और आ जाए। तो मैं भी इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। एक्चुअली एक AGP बनती है, उसको सॉल्व करके m बाई काउंट आ जाता है उसका आंसर। और ये कैसे आया, तो इसमें ऐसा है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो एक रीरोल होने के कितने तरीके हैं, ये है m बाई 1/1 माइनस काउंट। कहने का मतलब पहली बार में ही 1/m माइनस काउंट, कहने का मतलब है कि पहली बार में ही कोई अच्छा नंबर आ गया, फिर है कि दूसरी बार में कोई अच्छा नंबर आया, तो यहाँ पे 1 बाई काउंट मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि क्योंकि मतलब पहली बार में गलत आया और दूसरी बार में सही आया। और तीसरी बार में क्या होगा कि ये तो कॉमन ही है, इनटू जो 1 बाई काउंट होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2 बार गलत आया और तीसरी बार सही आया, तो इस तरह ये AGP बन रही है। और जब हम इसका समेशन करेंगे AGP, जो इस तरह की AGP होती है कि 1 प्लस 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब डॉट डॉट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू ये AGP रख देते हैं, उसके बाद r से मल्टीप्लाई करते हैं, तो RA इक्वल टू हो जाता है r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 3r क्यूब एंड सो ऑन। इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाता है 1 माइनस r इंटू a इक्वल टू 1/1 माइनस r, और फिर ये भी इधर आ जाता है तो ये 1/1 माइनस r का स्क्वायर बन जाता है। और ये जो वैल्यू आएगी उसको हम इधर पुट कर देंगे तो इससे हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ रीरोल्स कितने हो सकते हैं। अब हम बस उसके बेसिस पे DP यूज़ कर लेंगे और हमें DP की स्टेट जो होगी ये पूरा वेक्टर हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो एक बार मैं अपना कोड दिखाता हूँ। तो ये जो मेरी DP है ये मैप ऑफ वेक्टर कॉमा डबल है, और जो वेक्टर है उसका साइज लगभग 50 के लगभग रखा है मैंने। और इस वेक्टर में वही स्टोर कर रहा हूँ जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था G में, कि इस साइज से कितने ग्रुप्स हैं, और उसके बेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि कितने रोल्स करने पड़ेंगे, कि मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है ये आने की, फिर उससे कितना आंसर आएगा। और उसके बाद ये जो m/m माइनस काउंट जो मैंने कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू है रीरोल्स की, और काउंट वही है कि कितनी बार मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके आने पर रीरोल करना कंपलसरी है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, जिनको DP वगैरह की मतलब अच्छी नॉलेज होगी वही लोग समझ भी पाए होंगे सोल्यूशन। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता हूँ इस टाइम। मुझे पता है कि जो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं शायद नहीं समझ पाए होंगे, बट उनको मैं यही कह सकता हूँ कि और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वेक्टर इतना ज़्यादा बड़ा है, इसमें 50 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सीड क्यों नहीं हो रही हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाती, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास 1a प्लस 2b प्लस 3b प्लस 4c
सॉरी +3c+4d डॉट 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 ऐसे करके 50 एलिमेंट्स हैं। तो इन सबका जो समेशन है बस ये मुझे स्मॉलर इक्वल टू चाहिए n। तो इसके जो नंबर ऑफ आंसर्स होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इनफैक्ट ये काफ़ी कम ही होते हैं, क्योंकि मतलब अगर ए बड़ा मतलब अगर इनमें से कोई भी अगर बड़ा हो गया जैसे EFG कोई भी बड़ा हो गया तो ये सब ऑटोमेटिकली बहुत छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। और इसका एग्जैक्ट अपर बाउंड में नहीं निकाल पाया, बट इतना मुझे पता है कि ये आइडिया इम्प्लीमेंट करके काफ़ी आसानी से ये पास हो गया। और तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और किक स्टार्ट साउंड्स यूजुअली इतने मुश्किल नहीं होते हैं, इसका जो थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम था मुश्किल था, तो कई लोग से अगर ना हो पाया हो तो इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली एज आई सेड मुश्किल था ही है। और अगर आपने पहली बार देखा है मेरा चैनल तो मैं बता दूं कि मैं कई राउंड्स की इस तरह ड्रिल्स करता रहता हूँ, स्पेशली कोड फोर्सेस की, और कुछ कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी डालता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। और मैंने एक पोल डाला था चैनल पे, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने रिप्लाई किया नहीं, आई थिंक 4 ही सौ लोगों ने रिप्लाई किया। मेरे सब्सक्राइबर लगभग 2000 के अराउंड है। हाँ, मेरा नेट नहीं चल रहा। मैंने ये वोट डाला था, अभी 372 ही वोट्स आए हैं, जबकि मेरे जो सब्सक्राइबर है 2000 के अराउंड है। तो इसमें बस यही है कि आप लोग अगर मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं या कभी कभी भी देखते हैं तो इसको ज़रूर आंसर कर दीजिए कि कोड फोर्सेस पे आपकी जो रेटिंग वाले जो कलर है वो क्या है, और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि कंटेंट को किस तरह आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू एवरीवन, और अगर मेरा चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड पीस आउट।